प्रिय मित्रों, CMPC चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। रीट की जो तैयारी के अंदर साइंस का जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उस हिसाब से आपके जो अभी डिटेल स्टडी करना वो ठीक नहीं है। तो आपके लिए ख़ास तौर से जो मेन क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, उसके अंदर अगली सीरीज़ में आज वाला जो है क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने अलग अलग पार्ट्स लिए हैं और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इन क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, टेडपोल यानी कि जो मेंढक होता है उसका जो बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो टेडपोल के लिए बिल्कुल अलग प्रोसेस है, वो कहलाता है कायांतरण। इसी क्वेश्चन को रीट के अंदर पहले भी पूछ चुके हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा था उसको। तो टेडपोल को वयस्क में जो रूपांतरण होना है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, प्रक्रम है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, कायांतरण। क्वेश्चन सेकंड है, एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। जो युग्मनज होता है तो उसके अंदर ध्यान रखें आप, ओनली 1 होती है, आप इसमें मिस्टेक नहीं करें। क्वेश्चन थर्ड कहलाता है, विरामावस्था से गति करने वाली वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होता है। वो होता है u = 0। देखिए, मैंने आपको बताया जो गति के 3 समीकरण बताए थे मैंने, फर्स्ट वाला वो v = u + at, सेकेंड s = ut + ½ at², और थर्ड वाला था v² = u² + 2as। यहाँ इनके सारे सिंबल मैंने बताए थे। तो इसके अंदर विरामावस्था जो वर्ड आता है वो बहुत फेमस है, यानी कि एट रेस्ट, है ना। अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से अगर वो मूव करता है, अगर गतिशील होता है, गति करता है, तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना हो। और प्रारंभिक वेग 0 होते ही ये यहाँ पे u 0 हो जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन में आपका पहला समीकरण क्या बन जाएगा, v = 80, दूसरा बन जाएगा ½ at², और तीसरा बन जाएगा v² = 2as। ये तीनों समीकरण जो है सरफेस पर जब कोई बॉडी मूव करती है, कोई ऑब्जेक्ट जब गति करता है, कोई वस्तु गतिशील होती है, उसके लिए लागू होता है, क्योंकि इसके अंदर a जो है वो त्वरण है, एक्सीलरेशन। लेकिन अगर बॉडी सरफेस से ऊपर ग्रेविटेशन के अंडर वो अगर वर्क करती है, ऊपर उड़ती है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर वो काम करती है, तो उस केस में हमारा a जो है वो गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा g- का, ध्यान रखना। और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड², ये आपको पता है। इसका एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता ही है, तो आपको इसको ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें a की जगह आप -g करेंगे। अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड अगर मोशन कर रही है, तो ये इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये इसके अंदर काफ़ी डिटेल पार्ट है, लेकिन आपको केवल सिंपल चीज़ें जानकारी रखनी है। फिर अच्छा, एक बात और इसके अंदर कि यहाँ तो बॉडी अगर रेस्ट से मूव कर रही है, लेकिन अगर आपने किसी बॉडी को किसी निश्चित ऊंचाई तक, जैसे किसी बॉल को आपने अगर ऊपर फेंका गुरुत्वाकर्षण के अधीन विपरीत दिशा में, तो उस केस में उसका अंतिम वेग v 0 होगा, यानी एक पॉइंट अपर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ v 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब जो अपने अंतिम वेग है ना, वो उसका 0 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अगला है, फोर्थ वाला, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। देखिए, मैंने गति का जो सेकंड नियम बताया था, पहला नियम था जड़त्व का नियम, स्थिर और गतिशील अवस्था में। दूसरा नियम जो है वो संवेग का नियम कहलाता है, और वो होता है डायरेक्ट सेकंड जो नियम है वो F = ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन यहाँ जब बॉडी को अगर अपन ऊपर उठाते हैं, तो उसके अंदर a की जगह g काम करेगा, और फिर वो W = mg बन जाएगा, भार बल कहलाएगा, है ना, भार बल। तो अब यहाँ m अगर इसका 10 किलोग्राम है, तो आप सीधी सीधी बात कर लें, W = 10 और g की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² है, यानी कि 98 किलोग्राम मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, और इसको कहा जाता है 98 न्यूटन। ध्यान रखना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहेंगे? न्यूटन। तो ये 98 न्यूटन हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 98 न्यूटन होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ वो कोई भी संख्या दे सकता है, इस पर वो क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो आपको जो सेकेंड लॉ है उसी को आपको, जो द्वितीय नियम है गति का, दूसरा नियम, उसी को आपको बाहर में बदल लेना है। फिर आता है क्वेश्चन 5, आयाम दुगुना करने पर ध्वनि की प्रबलता कितने गुना बढ़ेगी? देखिए ध्यान रखना, आयाम जो होता है वो प्रबल, यानी कि जो प्रबलता है, सीधे से बता दूं, प्रबलता जो है वो समानुपाती होती है आयाम के, एम्पलीट्यूड कह सकते हो इसको, आयाम को, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 8th की साइंस के हैं, 8th से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सारा, लेकिन ये 8th के पार्ट ही लिए मैंने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ध्वनि वाला पार्ट है आपके। तो आयाम को दुगुना करने पर ध्वनि की प्रबलता कितने गुना बढ़ जाएगी? तो अब इससे लग रहा होगा कितने गुना बढ़ जाएगी प्रबलता? वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, आयाम को 2 करो, 2 का स्क्वायर, तो प्रबलता उसकी, ध्वनि की प्रबलता 4 गुना हो जाएगी। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ये एक जो ध्वनि वाला पार्ट है, जो ध्वनि के अंदर खास तौर से आपको देखना होगा। फिर इसके अंदर अगला क्वेश्चन आता है पराश्रव्य ध्वनि, यानी कि अल्ट्रासाउंड, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये एक खास तौर से ध्यान रखना होगा आपको, इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज, या इसको कह दो किलो हर्ट्ज से अधिक, प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, और ये जो टॉपिक अलग से दे रखा आपके इसके अंदर, आपको इसको ध्यान रखना होगा। अल्ट्रासाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सोनोग्राफी वगैरह इसके अंदर काम आता है, शरीर के जो भी अंदरूनी पार्ट्स है उसकी जानकारी के लिए। फिर आता है कैलाइडोस्कोप क्या है? कैलाइडोस्कोप यानी कि एक बहुत ही अच्छा उपकरण है। ये आता है, इसको कहते हैं बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी का मतलब क्या हुआ? यानी अगर हम 2 समतल दर्पणों को अगर इस तरीके से सेट करें, इस तरीके से, ठीक है, और टेबल पर रखें इनको, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, वो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो वो आपको ध्यान होगा, वो फॉर्मूला होता है 360/n-1 वाला, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने वाला। ये वही जो एपेरेटस है वो कहलाता है कैलाइडोस्कोप, और उसको कहते हैं बहुमूर्तिदर्शी, यानी कि कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, बहुमूर्तिदर्शी, बहुत सारे प्रतिबिंबों को देखने का एपेरेटस, उपकरण, यंत्र। तो ये कैलाइडोस्कोप कहलाता है, आपको ध्यान रखना होगा। फिर आता है क्वेश्चन 8, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के बारे में अपन जानते हैं, खाली ये जानकारी रखनी है कि इसका प्रकाशन जो है सबसे पहले 1821 में हुआ, और 1932 के अंदर अभी इसको, मतलब जो प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से यूज़ हो रही है, वो 1932 में शुरू हुई थी, ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन 9 है, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कितनी बार RS जैसे एग्जाम के अंदर ही पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पिट्यूटराइन हार्मोन्स जो है वो ध्यान रखना, अपने पीयूष ग्रंथि के अंदर होता है। तो और ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं इसमें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ध्यान रखना, मूल रूप से ये पीयूष ग्रंथि वाला है, पिट्यूटरी हार्मोन। अगला आता है क्वेश्चन 10, होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस एक तरह से शारीरिक संतुलन की अवस्था है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, इसकी वजह से ये बैलेंस होता है। ये हार्मोन हमारे होम्योस्टेसिस को, यानी शारीरिक संतुलन को ठीक करने का काम करता है। तो ये इस तरीके से मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11th वाला, कौन सा हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने हेतु तैयार करे? जब अचानक कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए
तो हम उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं उसको फेस करने के लिए, तो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है वो हमें इसके लिए प्रिपेयर करता है। ये एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उससे स्रावित होता है, ये उससे एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है एड्रिनल हार्मोन। क्वेश्चन 12 है, ग्लूकागोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? देखिए ग्लूकागोन हार्मोन ध्यान रखना अग्नाशय ग्रंथि है, जिससे इस इंसुलिन हार्मोन भी होता है रिलीज, और लैंगरहैंस जो द्विप्स कोशिकाएं होती है वो भी इसी के अंदर होती है। आपको इसको ध्यान रखना होगा, ग्लूकागोन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। फिर अच्छा एक इसके अंदर साथ में पेराथ हार्मोन जो होता है, पेराथ हार्मोन्स होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। पेराथ हार्मोन जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि के साथ ही होती है मिक्स में, और पेराथाइड हार्मोन से पेराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है और वो हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है। पेराथ हार्मोन जो है वो कैल्शियम की वृद्धि करने में काम आता है, ये अपने को खास ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन 13 है, जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन किस उपप्रावस्था में होता है? जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो होती है वो उनमें से ये प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था में जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है 14, लेंस क्षमता का मात्रक क्या है? वो है डायोप्टर। देखिए लेंस क्षमता के बारे में आपको पता होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आप P से लिखते हैं पावर, P = 1/f होता है, और f जो है वो लेंस की फोकस दूरी है। साथ ही हमें ध्यान रखना होगा कि f जो है हमेशा मीटर में होगा। जब भी इसका क्वेश्चन करें तो याद रखना होगा f हमेशा मीटर में होगा, तभी ये डायोप्टर कहलाएगी इसकी। और एक ध्यान रखें, अगर ये सेंटीमीटर भी हो तो भी इसको हमें मीटर में बदल कर ही आपको P निकालना है, लेंस क्षमता। अच्छा, दो तरह के होते हैं लेंस अपन जो लेते हैं, एक तो होता है अभिसारी और दूसरा होता है अपसारी लेंस। ध्यान रखना, अभिसारी लेंस के लिए जो लेंस क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अपसारी के लिए ऋणात्मक होती है, ये भी आपको इसके साथ में याद रखना होगा। ये एक लेंस क्षमता का बड़ा पार्ट है जो हमें याद रखना होगा। क्वेश्चन 15 है, अलैंगिक जनन। देखिए जो जनन की प्रक्रियाएं जो उसके अंदर 3 तरह के होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन, तो उन सबको हमें अलग अलग याद रखना होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अलैंगिक जनन किस किस में होता है? अमीबा, शैवाल, जीवाणु, पैरामीशियम, ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, ये कुछ खास जो अपने जो 6th to 8th लेवल की बुक्स के हैं वो मैंने इसके अंदर लिए हैं, अमीबा, शैवाल, जीवाणु और पैरामीशियम। यानी कि जो निम्न वर्ग के पौधे और जंतु होते हैं उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्वेश्चन 16 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट लिए मैंने, एक तो भाप अंगार गैस और दूसरा वायु अंगार गैस। भाप अंगार गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और वायु अंगार गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। दोनों में मिस्टेक नहीं हो जाए, ध्यान रखें, भाप के अंदर हाइड्रोजन है और वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस है। आपको याद होना चाहिए कि जो आपके सिलेबस के अंदर है उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मिक्स रूप में सभी हैं। तो ये, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्साइड्स वाला जो पार्ट भी आपके सिलेबस में है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके इम्पोर्टेंट है, हमें इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक तरह से वो अर्ध जला जो फ्यूल होता है, मतलब जो कोई फ्यूल जब पूरा नहीं जलता है, कोई ईंधन पूरा नहीं जलता है, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, काफ़ी ये टॉक्सिक नेचर की होती है, विषैली होती है। इसके बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर किया था, आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन 17 है, अग्निशामक यंत्र में मुख्यतः होता है, यानी कि कौन सा केमिकल उसके अंदर भरा होता है? आपको ध्यान देना होगा Na2CO3 और NaHCO3, इसका जलीय विलयन मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा, और ये कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा,
जिसको अपन उसमें यूज़ करते हैं भोजन के अंदर। तो इनके जली विलयन जो होते हैं उस जली विलयन को इसके अंदर लिया जाता है और ये क्या करते हैं, जैसे ही उसके अंदर वो जो गुंडी उस पर जब ब्रेक उस पर चोट लगती है तो वो अंदर ये HCl के साथ में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम एक केमिकल है आपको पता है हमारे जठर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में बनता है, जिसको अपन कहते हैं एसिडिटी होना। तो वो HCl के साथ रिएक्ट करता है और उसके अंदर वो H2O और ख़ास तौर से जो प्रोडक्ट करता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही आग को बुझाने का काम करती है। ये भारी होती है तो वो उस पर लेयर बना लेती है, इसलिए आग जल्दी बुझ जाती है। ये अग्निशामक यंत्र के बारे में जानकारी, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का जली विलयन। क्वेश्चन 18 है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार क्या कहलाता है? वो कहलाता है बायंसी फोर्स, यानी कि उत्प्लवन बल। आपको पता होगा ये सीधा सीधा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यानी कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो ही हमारा ये सिद्धांत है कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वो है उत्प्लवन बल। यानी जब वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार उत्प्लवन बल उस हटाए गए उस वस्तु के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी पर तैरती है। अब ये आप यूँ समझे कि आपके पास में एक पात्र है और इसके अंदर इतना पानी भरा है, ये वाला। अब इसके अंदर आपने कोई जैसे मान लो 20 ग्राम का कोई मांस का कोई इसके अंदर धागे से लटकाया और ये 20 ग्राम अंदर आपने डुबा दिया, ठीक है, पूरा तरह डुबा दो इसको। जैसे ही आप इसको डुबाओगे तो पानी का जो लेयर है वो यहाँ तक आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पानी का लेवल ऊपर उठ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु इसका 20 ग्राम भार था, ठीक है, तो वो इसके द्वारा हटाया गया भार कितना था, ये इतना भार, ये वाला पोर्शन। तो ये जो हटाया गया द्रव है ये इस वस्तु के भार के बराबर होता है और ये इसको हटाने में जो भार लगता है वही उत्प्लवन बल है और यही आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये 9th क्लास में भी आता है, 8th क्लास के अंदर आता है, हायर क्लासेस के अंदर बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आता है। तो ये अपने आर्किमिडीज सिद्धांत, क्योंकि ये उत्प्लवन बल वाला आपके सिलेबस में दे रखा है, इसलिए आपको इसको स्टडी करना चाहिए। फिर क्वेश्चन 19 है, एक सामान्य क्वेश्चन है, पोटाश, एलम या फिटकरी, इसका सूत्र क्या है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24 H2O। 3 पार्ट में याद रखें आप, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल। यानी फिटकरी को 3 पार्ट में याद रखें, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और पानी। पानी कितना है इसके अंदर? 24। ये गलती जो होती है यहाँ पर होती है, वो इसकी मात्रा को बदल देता है, हमें ध्यान रखना होगा। 24 H2O होगा और पोटेशियम सल्फेट, और यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो इसमें मिस्टेक ये कभी और थ्राइस ने ट्वाइस कर ले, तो आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम पर 3+ होता है और सल्फेट पर होता है 2-। जब अपन रासायनिक सूत्र बनाते हैं, ये रासायनिक सूत्र भी बनाना आपके उसके अंदर सिलेबस में दे रखा है, तो एल्यूमिनियम पर 3+ की वैलेंसी होती है और सल्फेट आयन पर 2- होती है। ये 2 तो आ जाता है आपके, ये 2 तो Al2 और SO4 एज इट इज, और ये 3 बार आ जाएगा। ऐसे अपन रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर Al2SO4 आ रहा है और पोटेशियम सल्फेट के अंदर भी पोटेशियम पर आपको पता होगा K+ होता है और SO4 2-। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसलिए ये K2SO4 है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? फिटकरी, जिसको पोटाश एलम कहते हैं, आपको ये याद रखना होगा। अच्छा, फिटकरी कहाँ काम आती है? ये जो पानी है उस पानी को शुद्ध करने में, उसमें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, रोगाणुओं को मारने में काम आती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केमिकल है जो घरेलू यूज़ होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में अवशिष्ट है
जो पेट्रोलियम का जो प्रभाजी आसवन होता है उसकी एक ऊर्ध्व बेलनाकार नली होती है और उसके अंदर सबसे ऊपर वाष्पशील गैसें, फिर उसके अंदर नेफ्था, फिर केरोसिन और फिर उसके अंदर पेट्रोलियम और उसके लास्ट में आता है अवशिष्ट। और अवशिष्ट जो होता है वो कोलतार होता है। कोलतार के बारे में मैंने कल बात की थी। नेक्स्ट जो कल जो मैंने आपको एक लेक्चर भेजा था उसके अंदर कोलतार कहाँ काम आता है। पहले तो अवशिष्ट जो है सबसे नीचे बचता है वो पेट्रोलियम की प्रभाजी आसवन में कोलतार, और कोलतार से बनती है अपने ये नेफ्थेलिन की गोलियां जो अपन कपड़ों में रखते हैं, कपड़ों में कोई जर्म्स वगैरह नहीं लगे, जीवाणु वगैरह फफूंद वगैरह नहीं लगे, उसके लिए अपन जो नेफ्थेलिन की गोलियां रखते हैं वो कोलतार से ही बनती, इसी का प्रोडक्ट होता है। तो ये आपके देखिए मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिए और एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में आते हैं वहाँ हमारे कन्फ्यूज़न उत्पन्न होता है और हम मिस्टेक कर देते हैं। और इसलिए आपको इनको डायरेक्ट हुबहू याद ही रखना चाहिए ताकि सीधा क्वेश्चन आया और डायरेक्ट उसका आंसर ढूंढा। एक बात ध्यान रखें, आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर सभी लोग फुल फ्लेज प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए आप इस कर नहीं रहे कि मतलब मेरी तैयारी 90% है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ते ही बिना ऑप्शन देखे आपको क्वेश्चन का आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए और फिर उस क्वेश्चन के उस आंसर को जो पहले से प्रिपेयर है, ठीक है, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि मैं जो जानता हूँ वो आंसर किस ऑप्शन में है, तभी आप इसके अंदर आप सक्सेस होंगे। अब आपको इसी तरह की तैयारी करनी होगी। तो आपके ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इनको देखें, पढ़ें, समझें और अपने करियर को बनाएं। थैंक्स।